हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड डे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। मेरा नाम पिंकी है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के मैं आपके सेशंस ले रही हूँ, जहाँ पर हम एमसीक्यूज के थ्रू अपना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर रहे हैं। अगेन जल्दी से एक बार आप सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको डेली अब मिलेंगी आपके एग्जाम तक। अगर आपने अडा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो ज़रूर आज कर लीजिएगा, क्योंकि आज छोटी सी एक खुशखबरी है। आज ही सारे ही महापैक्स और लाइव बैचेस पर डबल वैलिडिटी शुरू हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं, डबल वैलिडिटी विद मैक्सिमम परसेंटेज आपको ऑफ आज मिल रहा है Y67 कोड पर। जब आप Y67 कोड यूज करोगे, चाहे आपको बैंक महापैक प्लस चाहिए, रेगुलेटरी महापैक चाहिए, या कोई और महापैक चाहिए, या कोई भी इंडिविजुअल लाइव बैच चाहिए, सब पर आज जो है यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी है। तो ये एक अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। एज यूजुअल रूल सेम ही है, आपको 20 सेकेंड दिए जाएंगे जिसमें आपको अपना सवाल अटेम्प्ट करना है। अपने स्कोर को काउंट कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। तो शुरू करें, आर वी ऑल रेडी विद अ गुड एनर्जी? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स। ओके ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, समथिंग हैपेंड विद द टाइम। कोई बात नहीं, टाइमर एनीवेज आप बिना टाइमर के फटाफट रीड करके मुझे इसका जवाब बता दीजिए। अपॉइंटमेंट से एक सवाल है, डायरेक्टली आपके अपॉइंटमेंट्स आपके पूछ लिए जाते हैं। हाँ जी बताइए। Who has recently been appointed as the vice president of ADB for 3 years? 3 सालों के लिए वाइस प्रेसिडेंट ADB किनको अभी अपॉइंट किया गया है? नाम आपके सामने है। इसका सही जवाब आपने 3 दिया है। 3 इज द राइट आंसर। भार्गव दास गुप्ता की मैं बात कर रही हूँ। एक बार फटाफट हम कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात कर लेते हैं, जो हमसे अक्सर जो है न्यूज़ में रहते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जितने भी यहाँ पर सबसे पहले है, हम ये पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक 1944-45 के दौरान बना था, ठीक है। अगर मैं IMF की बात करूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वर्ल्ड बैंक और IMF एक ही टाइम पर बने थे, एक ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत जो है वो बनाए गए थे। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये थोड़ा इनसे पुराना बैंक है, इनसे 20 साल बाद बना था, 1966 में बना था। AIIB तो बहुत ही नया बैंक है, 2015 में बना था। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो आप सभी को पता है इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है, IMF का भी, और ADB का मानिला फिलीपींस में है, और AIIB यहाँ पर बीजिंग चाइना में है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे। लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो वर्ल्ड बैंक का US है, IMF का भी US ही है, बट ADB का जापान है, ये याद रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर बता दीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक में। सिमिलरली AIIB में जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर वो आपका चाइना है, तो ये हम याद रखेंगे। इन सब के काम जो है वो आई एम श्योर आपको पता होगा। वर्ल्ड बैंक का काम ये होता है कि हमें जो कहीं ना कहीं जिस भी देश को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, गरीबी हटाने की ज़रूरत है, यानी जो सोशल कामों के लिए मेजरली जो है जाना जाता है और फंडिंग करता है। दूसरी तरफ IMF जो है वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी को जो है प्रमोट करता है। ADB भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा होगा बहुत बार जो है ये फंडिंग करता है। कि अभी कल ही हमने एक क्वेश्चन लिया था कि केरला के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ये हेल्प कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ों में, पॉवर्टी रिड्यूस करने में, यानी सोशल चीज़ों में ये पार्टिसिपेट करता है और फंडिंग करता है। यहाँ पर AIB की बात करूँ तो ये मेजरली जो है, इसका नाम ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल ये बैंक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को बिल्ड करने, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को जो है कम करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और हाँ जी आपका समय होता है अब शुरू। सितंबर 2023 में पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम RBI टू इशू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद विच बैंक? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर कोई क्रेडिट कार्ड आया है, तो वो किसके साथ मिलकर जो है यहाँ पर पूनावाला ने निकाला है? SBI, HDFC, RBL, ICICI या फिर इंडस बैंक? जल्दी से, और थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप सभी ने जवाब दिया है इंडस लैंड, और वो सही जवाब है। तो पूनावाला फिनकॉर्प ने मिलकर जो है इंडस बैंक के साथ यहाँ पर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो इशू किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का ही शेयर होगा, बैंक का भी और इस फिनकॉर्प, इस पूनावाला फिनकॉर्प का भी, ठीक है। को ब्रांडेड का मतलब ये होता है, आपको डायरेक्टली सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और हमारा समय होता है अब शुरू।
नेम द बैंक जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है साथी यानी सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन, ताकि प्रोवाइड की जा सके बेसिक बैंकिंग सर्विसेज एट ऑल सेंटर्स फॉर मिनिमम ऑफ 4 आवर्स पर डे इन अ फिक्स्ड आउटलेट। समय खत्म होता है हमारा। यहाँ पर पूछ रहा है कि साथी करके जो है कुछ किसी ने ऑर्गेनाइज किया है। ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि एक तरीके का यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करेगा। मिनिमम यहाँ पर 4 घंटे के लिए दिन में जो भी बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अगेन ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप एलिमिनेशन या एजुकेशनल गेस नहीं लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना जो है यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हमें अटेम्प्ट तो देखो सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है आप अपना थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड उस पर जाइएगा, नॉलेज बेस्ड जो आपकी गट फीलिंग होती है उस पर जाइएगा, अगर आपको नहीं भी आता है तो ठीक है। चलिए, इसका वैसे सही जवाब है इंडियन बैंक। रिसेंटली मैं आपको बता दूं, इंडियन बैंक ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नाम है उसका आईबी साथी। आईबी यानी इंडियन बैंक, साथी यानी सस्टेनेबल एक्सेस फॉर अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। होलिस्टिक इंक्लूजन यानी सबका इंक्लूजन हो। इंक्लूजन हो किस चीज में? अगर इंडियन बैंक किसी चीज का इंक्लूजन की बात कर रहा है तो वो बैंकिंग सर्विसेज ही होगा डेफिनेटली। सो यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको हम कहते हैं कि जी बैंकिंग की सुविधा हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, उस चीज को बेहतर करने के लिए यहाँ पर साथी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है कि बैंकिंग की सर्विसेज सारे ही सेंटर्स पर मिनिमम 4 घंटे के लिए हर एक दिन फिक्स्ड आउटलेट्स पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मिनिमम 4 घंटे। ठीक है, तो ये जो है आपके हर एक आउटलेट्स पर प्रोवाइड करी जाएगी। किसी को भी कोई भी बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो और ज्यादा जो है बेहतर बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए लोगों के लिए ये साथी जो है लॉन्च किया गया है। इसमें जो है यहाँ पर डोर स्टेप कन्वीनियंस भी होगा। डोर स्टेप बैंकिंग कन्वीनियंस यानी बैंक के एजेंट्स आपके घर जाकर आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, आपके डोर पे जाके आपकी मदद करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, साथी की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, किसका इनिशिएटिव है ये याद रखिएगा, किस चीज के लिए इनिशिएटिव है ये भी याद रखिएगा। तीनों में से कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अगला सवाल और हमारा समय होता है अब शुरू। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च नियो फॉर अ बिजनेस, एक वन स्टॉप ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है इंडियन एमएसएमई के लिए, बताइए। चलिए, समय हमारा खत्म होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, देना या फिर इंडस बैंक, इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। ठीक है, सो नियो फॉर बिजनेस, ठीक है, ये नाम ही थोड़ा सा ना हमें ऐसा इंग्लिश जैसा सा लग रहा है। ठीक है, एसबीआई के ना ऐसे अक्सर नाम नहीं होते हैं, राइट। सो ये आपको इस तरीके से थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी बहुत जो है मुश्किल है ये फाइंड आउट करना कि इसमें से हम क्या एलिमिनेट करें क्या नहीं एलिमिनेट करें। बट हमारे लिए अभी जानना ज़रूरी ये है कि ये नियो फॉर बिजनेस क्या है। ये तो समझ लिया कि एक्सिस बैंक है। ठीक है, नियो का अक्सर मतलब होता है कुछ नया, है ना, कुछ हम जब अलग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर बल्क पेमेंट करनी हो, जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइसिंग करनी हो, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग करनी हो, ऑटो रिकंसाइलेशन हो या फिर पेमेंट गेटवे कलेक्शन हो, अकाउंटिंग या फिर कैश फ्लो रिपोर्ट्स हो, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर नियो फॉर बिजनेस जो है ये करी जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, समय होता है अब शुरू। इंक्रीमेंटल सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? अभी कुछ 2-3 महीने में आईसीआरआर काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे आपका एक सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, समय खत्म होता है हमारा। पहले हम आंसर जानने से पहले मैं आपको ना आईसीआरआर समझा देती हूँ, मे बी तब आप आंसर गेस भी कर पाएंगे। ठीक है, सो जब मैं सीआरआर की बात करती हूँ, इसके आगे मैंने लगा दिया आई, ये हो गया इंक्रीमेंटल सीआरआर। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। अगर किसी को नहीं पता है तो पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद हम इंक्रीमेंटल का मतलब समझेंगे। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि आरबीआई जो है वो बैंक्स को डायरेक्ट करता है
कि जी आपको कुछ परसेंटेज ऑफ अपना NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, यानी आप आसान शब्दों में समझना चाहो तो जो भी आपके पास टोटल पैसा है उसका कुछ परसेंटेज आपको मेरे पास जमा करवाना पड़ेगा, यानी RBI के पास जमा करवाना पड़ेगा। वो कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, वो ऊपर नीचे RBI करता है और इसी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेट अस सपोज बैंक के पास है 100 रुपए, RBI कहता है कि इसमें से 4% यानी 4 रुपए तुम्हें हमारे पास रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर 4 रुपए जो है बैंक RBI के पास जमा करवा देता है, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब इसमें हो गया है जी आई एड। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आई यानी इंक्रीमेंट है ना, इंक्रीमेंट यानी कुछ बढ़ गया है यहां पर। तो बढ़ा क्या है? ये जो 4% पहले RBI बोल रहा था कि आपको हमारे पास रखना पड़ेगा, उसी में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब RBI ये कहता है कि अभी जो है रिसेंटली सारे 2-2 हजार के नोट आए बैंक में, ठीक है। 2000 के नोट बंद करने का जो है वो प्रावधान शुरू हुआ था, तो सारे जो है बैंकों में जमा करवा दिए गए। RBI ने ये बोला कि बैंक के पास ना अभी 2-2 हजार के नोट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, यानी लिक्विडिटी बढ़ चुकी है। तो अब बैंक क्या करते हैं, उस आप सभी को पता है बैंक कैसे कमाते हैं, लोन देके उस पर इंटरेस्ट से कमाते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। सो RBI उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए कि अभी पैसा ज्यादा हो गया है, लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस CRR को बढ़ा देता हूं टू 10%। यानी 4 रुपए तो आपको ऑलरेडी पहले रखने पड़ रहे थे, अभी 10% यानी 10 रुपए, अगर अगेन मैं 100 रुपए ही मान के चलती हूं, ठीक है। तो अब टोटल 14 रुपए आपको रखने पड़ेंगे ताकि वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, और वो स्टेबल रहे चीजें। ये है इंक्रीमेंटल CRR। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है कि CRR को हमने बढ़ा दिया, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब बताइए, अब क्या आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो? एक और चांस मैं आपको देती हूं, है ना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस? रेपो रेट को स्टेबलाइज करना। अब देखिए इसमें रेपो रेट की तो कहीं से बात ही नहीं है, CRR एंड रेपो रेट आर डिफरेंट, इसको मैं कर दूंगी एलिमिनेट। टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, ये मैंने अभी अभी बताया है कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना। चलो फिर भी मैं पढ़ती हूँ। टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है। टू एनकरेज द लेंडिंग बाय बैंक्स, नहीं जी एनकरेज तो नहीं कर रहा है। एनकरेज क्यों कर? RBI तो अपने पास ले रहा है ना पैसे, ताकि जो वो लेंड कर रहा है बैंक्स उसको रोक सके, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको कंट्रोल्ड मैनर में कर सके, है ना, उसको मैनेज कर सके। तो एनकरेज तो जी बिल्कुल नहीं कर रहा है। टू रिड्यूस गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट का डेट इससे कहां से रिड्यूस हो रहा है? कुछ ऐसा कोई है नहीं, ये सिर्फ एक टेम्पररी टाइम के लिए किया गया था, ठीक है। अभी सरकार ने इसको ये भी बोल दिया है कि इसको बंद करते हैं, बट हमारे लिए ये टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मेरे को ना B ऑप्शन ठीक लग रहा है कि यहाँ पर सरप्लस लिक्विडिटी हो गई थी जो 2-2 हजार रुपए के नोट की वजह से, वो मैंने यहाँ पर जो है मेंटेन कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आंसर भी देख लेते हैं क्या है। आंसर आपका B ही है। यहां पर भी आपको देखने को यही मिलेगा, ये एक टेम्परेरी मेजर है, ठीक है, टेम्परेरी है। 2-2 हजार के नोट हुए, ऐसे ही ना टेम्परेरी मेजर्स के साथ RBI आता रहता है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी एक टेम्परेरी मेजर के साथ आया था। अब 2-2 हजार के नोट हुए, उसके बाद भी टेम्परेरी मेजर के साथ आया, ताकि जो एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है, ज्यादा पैसा जो हो जाता है, ज्यादा करेंसी हो जाती है, उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। टू एब्जॉर्ब द सरप्लस लिक्विडिटी फ्रॉम इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला सवाल, और हमारा समय होता है अब शुरू। व्हाट वाज द CV रमन्स ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट दैट अर्न्ड हिम नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930? 1930 में CV रमन जी को नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने किस चीज के लिए मिला था? और हमारा समय पता नहीं क्यों बंद हो गया है। ओके, कुछ इशू है, ये टेक्निकल इशू, कोई बात नहीं, इसको छोड़िए, आंसर बताइए। ओके, आप सभी का आंसर आया है D, ठीक है। वहां पर उन्होंने जो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी उस चीज के लिए, एंड यू आर राइट, ठीक है जी। अपना अपना आंसर जो है, जो भी आप सही मार्क कर रहे हो वो काउंट करते जाइएगा, और गलती किस चीज की वजह से कर रहे हो ये भी नोटिस करते जाइएगा, ठीक है। सो ही डिस्कवर्ड द फिनोमिना जिसका नाम है रमन स्कैटरिंग, 1928 में इन्होंने किया था। इनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग, इनकी वजह से जो है इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इनको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है, भारत रत्न 1954 में, ठीक है जी। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को एवरी ईयर, ताकि इनका जो रमन इफेक्ट है जो इन्होंने डिस्कवर किया था 1928 में, उसको याद किया जा सके, उसको कोमैमोरेट किया जा सके।
तो किसी भी फैक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समय कर देते हैं शुरू। व्हाट इज द टारगेटेड पर कैपिटा इनकम रेंज इन विजन इंडिया 2047? 2047 तक का हमारा एक विजन है, उसका पर कैपिटा इनकम का क्या टारगेट है? हम कितनी पर कैपिटा इनकम करना चाहते हैं तब तक? डॉलर 5,000 से 8,000, 10,000 से 12, 15 से 17, 18 से 20 या 22 से 25? पर कैपिटा अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, रीजन मैं आपको बताऊंगी, पहले आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। ओके, जिन्होंने यहाँ पर डी आंसर दिया है, यानी जिन्होंने बोला है 18 से 20 इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो पर कैपिटा हम यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं। पर कैपिटा पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसलिए भी ये न्यूज में है क्योंकि हम जो है जीडीपी की बात कर रहे हैं, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच गए हैं, 5 ट्रिलियन बनने वाले हैं, ऐसे तो इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे भी बोलते हैं कि क्यों हम सिर्फ उन नंबर्स पर ध्यान दे रहे हैं, हम कितना कमाएंगे, हमारी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी होगी, हमारी पर कैपिटा पर क्या इंपैक्ट होगा, हम इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं ना। सो पर कैपिटा इनकम भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ कि ग्रोथ तो हो रही है बट मेरा डेवलपमेंट कितना हो रहा है, तो पर कैपिटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजन इंडिया 2047 है कि जी 2047 तक हमें अपने देश को एक डेवलप्ड देश बनाना है, एक विकसित देश बनाना है, और उसके लिए हमें अपने लोगों की पर कैपिटा इनकम $18,000 से 20,000 तक करने का हमने यहाँ पर एक टारगेट रखा है। ठीक है, विजन 2047 के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है जिसको नीति आयोग ने इनिशिएट किया था। ठीक है, हमारा एक थिंक टैंक है, आप सभी को पता है। इसका मकसद यही है कि इंडिया को जो है ग्लोबल लीडर बनाना है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में, ऑल्सो साथ के साथ इंडिया का डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ये सब भी जो है सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है। ठीक है, हम अचीव करना चाहते हैं अचीविंग $30 ट्रिलियन इकोनॉमी विद अ पर कैपिटा दिस मच एंड अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसिंग। तो ये सारे जो है यहाँ पर इसके कुछ क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपसे इस सवाल में तो आपसे क्या पूछा गया है, पर कैपिटा इनकम। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हम कितना ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का प्लान कर रहे हैं 2047 तक, जब हम 100 साल के हो जाएंगे तब तक हम कर रहे हैं जी $30 ट्रिलियन। ये नीति आयोग का टारगेट है, ये हमारी सरकार का टारगेट है, विजन 2047 का टारगेट है। तो यहां से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव ये बात कर रहा है। तो यहाँ तो जीडीपी की बात हो गई, इकोनॉमी की बात हो गई, पर कैपिटा की बात होगी। उसके बाद हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं। जितने भी अननेसेसरी इंटरफेरेंसेस है सरकार द्वारा है ना, वो भी हम हटाना चाहते हैं। ठीक है जी, हर एक सेक्टर को जो है और हम बेटर करना चाहते हैं, रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को इनोवेशन लाना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर हम बनना चाहते हैं, और ग्रीन ग्रोथ पर भी फोकस करना चाहते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं विजन 2047 के। इन ऑब्जेक्टिव्स में से भी कुछ भी सवाल आ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। FATF की ग्रे लिस्ट कंसिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन दैट डू नॉट मीट द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, समय हमारा खत्म होता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क्या चीज यहाँ पर जो है, दैट डू नॉट मीट द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। ग्रे लिस्ट कंसिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन दैट डू नॉट मीट। ओके, सो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है डी। यहाँ पर FATF का जो ग्रे लिस्ट है कंसिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन दैट डू नॉट मीट ऑर्गेनाइजेशन का AML, CFT, एक सेकेंड, हाँ AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद जो है काउंटर टेररिज्म, ये सब जो है यहाँ पर ये नहीं वो करता है। तो यहाँ पर इसका ये है, इसका जवाब है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, एक सेकेंड, मैं ना आपको इस लिस्ट के बारे में पहले बता देती हूँ। मैं आपको इस लिस्ट के बारे में, उस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में एक बार बता देती हूँ। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो हमने जब ये बनाई थी FATF, जब हमने ये बनाई थी तो हमने इसका मकसद रखा था कि हमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग को बैन करना है या ख़त्म करना है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है इसको बनाया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया था कि जितने भी देश मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में शामिल हैं हमें उनको रोकना है। फिर उसके बाद टेररिज्म के अटैक्स बढ़ने लगे तो हमने इसका
एक और एजेंडा सेट कर दिया कि जी अब से ना आप टेररिज्म, एंटी टेररिज्म पर भी काम करोगे, कि जो भी देश टेररिज्म को फंडिंग कर रहे हैं, टेरर फंडिंग कर रहे हैं, उसको भी आपको रोकना पड़ेगा। एफएटीएफ ने बोला ठीक है। एफएटीएफ ने क्या किया, उसके लिए ना 2 लिस्ट बना ली। एफएटीएफ ने 2 लिस्ट बना ली पनिश करने के लिए लोगों को। एक लिस्ट का नाम है ग्रे लिस्ट, दूसरी लिस्ट का नाम है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का क्या मतलब है, ग्रे लिस्ट में वो वाली कंट्रीज आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा होता है ना, एक बार एक गलती कर देता है तो मम्मी पापा उसको वार्निंग दे देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वार्निंग के बाद भी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो एफएटीएफ एक वार्निंग दे देता है कि अगर तुमने मनी लॉन्ड्रिंग करी या फिर टेरर फाइनेंसिंग करी तो हम ना तुम्हारा नाम ना ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो ग्रे लिस्ट में डालने के बाद भी नहीं मानते, ठीक है। तो एफएटीएफ क्या करता है, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अब आप पूछोगे मैम इनके क्या रिपरकशंस हैं जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं। ग्रे लिस्ट में अगर कोई भी कंट्री का नाम आ जाता है तो उसके लिए अगेन लोन वगैरह लेना मुश्किल हो जाता है। बट अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो मान लो उसकी कंट्री पे कोई मुसीबत पड़ी कल को, और अगर उसको आईएमएफ से कहीं से लोन चाहिए तो वो लोन आईएमएफ उसको नहीं देगा, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड कंट्री है, ठीक है। आप ऐसे ही समझ लो, फोन में ब्लैक लिस्टेड नंबर होता है, ऐसे ही ये ब्लैक लिस्टेड कंट्री हो जाएगी। अभी के टाइम पे बहुत शॉकिंगली म्यांमार ब्लैक लिस्टेड कंट्री है, ठीक है। जब मैंने भी पढ़ा था, आई थिंक पिछले साल की ही बात है जब म्यांमार इसमें आया था, एक दो मतलब बहुत रिसेंटली बात है। म्यांमार, एक सेकेंड, हाँ। सो म्यांमार, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, दीज आर द 3 कंट्रीज जो अभी ब्लैक लिस्ट में प्रेजेंट हैं, राइट। तो तीनों कंट्रीज के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान अगर आपको लग रहा हो तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड नहीं है, वो हमेशा बच जाता है, ठीक है। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है ये, और समय शुरू होता है अब। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर द नॉर्डिक बाल्टिक 8? नॉर्डिक कंट्रीज यहां पर पूछा हुआ है। नॉर्डिक बाल्टिक, बाल्टिक एक सी का नाम है। चलिए, समय हमारा खत्म होता है यहाँ पर। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्टुगल। अगर आपको 1-2 कंट्रीज, अब यहाँ पर ना जो हमने एलिमिनेशन सीखा है ना, वो आपका बहुत अच्छा काम आएगा, है ना। एलिमिनेशन बहुत ही अमेजिंगली काम आएगा। अगर आपको नॉर्डिक कंट्रीज के कुछ 1-2 कंट्रीज भी पता है तो बाकी कंट्रीज आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि चाइना क्या कर रहा है वहां पर, ठीक है। पहले मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, और मैप भी मैंने यहाँ पर लगाया। बी इज द करेक्ट आंसर। चाइना, अगर आपको पता है कि चाइना तो क्या ही करेगा, तो हटा देते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद चाइना के अलावा अगर आपको पता है रशिया की लोकेशन भी नॉर्डिक कंट्रीज में नहीं है, हटा दो। यूएस की लोकेशन भी नहीं है, हटा दो जी, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, अगेन आपको पता है कि यूरोप का के पार्ट है, तो ये भी हटा दो, ठीक है। एक ये ही बच जाता है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन। मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर आपको याद होगा, ये वही कंट्रीज हैं जो बहुत ही सारे जो हमारे रिपोर्ट्स एंड रैंक्स एंड इंडाइसेस जो होते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस होते हैं, उनमें टॉप करते हैं, है ना। सो आपको ये याद रखना है, ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। इनके कैपिटल्स भी मैंने यहाँ पर मैप में लगा दिए है, नॉर्वे, ऑस्लो जैसे यहाँ पर है, ठीक है जी। तो कैपिटल वाइज आपको जो है याद रखना है। मैंने बोला था बाल्टिक एक सी का नाम है, इसलिए हम इनको बाल्टिक कंट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज बाल्टिक सी को टच करती हैं। स्कैंडिनेविया भी बोलते हैं हम इस पूरे रीजन को, नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं, तो सब यही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इनकी लोकेशन यहाँ पर नीचे जो है, इसके नीचे जस्ट नीचे आपको यूरोप दिखेगा। मैं आपको एक सेकेंड यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, मतलब ग्लोबल मैप का कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। अगर यहाँ पर यूरोप है तो यहाँ पर ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज अवेलेबल हैं, ठीक है। ये यूरोप है तो हमारा इंडिया जो है वो इधर आता है, बीच में हमारा मिडल ईस्ट पड़ता है, ये यूरोप है, और फिर इधर जो है यूएस और कनाडा पड़ता है। ये पूरा वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये याद रखिएगा। वैसे भी ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस की वजह से, क्योंकि हमेशा टॉप करती है। कोई ना कोई, आप कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो इनमें से या तो आप देखोगे कि बहुत बार नॉर्वे टॉप करता है, कभी स्वीडन टॉप करता है, कभी डेनमार्क टॉप करता है ना। सो याद रखिएगा ये लोकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट इज द एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड बाय क्रिसिल फॉर इंडिया बिटवीन 2024 to 31? 2024 से 31 तक क्रिसिल ने क्या बोला है, हमारी क्या ग्रोथ रेट रहेगी?
ओके, टाइमर कोई बात नहीं, टाइमर रुक गया है, कोई बात नहीं, बता दीजिए। 24 से लेके 31 तक, यहाँ पर ये नहीं बोला कि 31 में क्या रहेगी, 24 से लेके 31 तक क्या रहेगी। तो अगेन वो वाला सेम रूल लगाओ एक्सट्रीम को एलिमिनेट करने का। आपको लगता है 10% की ग्रोथ रहेगी? हाँ जी, आपको लगता है 10% की ग्रोथ रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी जी, 10% की ग्रोथ, ठीक है। 10% हम लोग तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है या 2047 तक एक डेवलप देश बनना है, तो हमें जो है 9% की ग्रोथ से आगे बढ़ना पड़ेगा। 10% तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 9% भी नहीं हम बढ़ पा रहे हैं, ठीक है जी। सो 6.5 या इन दोनों में मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रही हो। अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। बट अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो सकता है, तो फिर आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करने की जरूरत है। एक्सट्रीम नंबर्स बहुत बार गलत होते हैं। मेक श्योर 6.7 इसका सही जवाब है। आपको क्या करना है, आपको जितने भी हमारे, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने के करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे किसने क्या फोरकास्ट किया है, आईएमएफ ने क्या बोला है, इंडिया की क्या ग्रोथ रहेगी, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, क्या हमारा जो है जीएसटी कलेक्शन है, हमारे इन्फ्लेशन के क्या नंबर्स हैं, क्या डब्ल्यूपीआई है, क्या सीपीआई है, ये सारे नंबर्स इन 4 महीनों के तो याद रखने पड़ेंगे। बाकी और पुराने हो तो याद मत रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इन 4 महीनों के तो आपको याद रखने पड़ेंगे। डायरेक्टली आपके बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये थे आज के हमारे सवाल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने क्या स्कोर किया। और मैं जाते जाते फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि आज जो है डबल वैलिडिटी शुरू हो गई है। डबल वैलिडिटी विद मैक्सिमम डिस्काउंट Y674 जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको अपने इस बैच पर, या फिर इनकेस अगर आप महापैक के लिए, रेगुलेटरी बॉडीज का महापैक या बैंक का महापैक लेने का सोच रहे थे, टुडे इज द राइट टाइम, क्योंकि डबल वैलिडिटी आई गेस आज या कल में ही खत्म हो जाएगी। कोई बहुत सारे दिनों के लिए नहीं है ये, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। सो बैंक महापैक प्लस, तो महापैक्स और सारे ही लाइव बैचेस पर आज डबल वैलिडिटी है। मेक श्योर यू एनरोल अगर आपको यहाँ पर ये चाहिए था तो। अब मैं अपना टेलीग्राम, अगर आपको नहीं पता है, दिस इज माय टेलीग्राम पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। यहाँ पर मैं ये वाली पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। मेक श्योर यू ज्वाइन इट। और आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।